तो आज हम लोग चरक विमान स्थान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग चरक विमान स्थान का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि है रस विमान स्थान। तो चरक विमान स्थान दिया क्यों गया है, मतलब विमान का मतलब क्या होता है। तो वी फॉर विशेष, मान फॉर गणतीय मान। तो चक्रपाणी ने इसकी निरुक्ति भी दी हुई है कि विशेषेण मीयते ज्ञायते दोष भेषज आदेन विमानम एव भूतम विमान अभिधेयता यत्र तिष्ठति विमान स्थान। मतलब कि विमान स्थान में बेसिकली हम क्या देखते हैं कि दोष और भेषज का जो मान होता है तो वो इस स्थान में बताया गया। मतलब कि आपको अगर कोई पेशेंट आपके पास आया है तो आपको पता होना चाहिए ना कि उसके अंदर में वात है कि पित्त है कि कफ है और वो उनका मान कितना है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर आप दवा का मान भी डिसाइड करोगे। तो आपको मान पता होगा तभी ना डिसाइड करोगे। तो उसके लिए अलग से इन्होंने एक स्थान दे दिया जिसका नाम रख दिया विमान स्थान। तो विमान स्थान का पहला चैप्टर है रस विमान। तो अब इसका नाम रस क्यों पड़ा है ना, कुछ भी रख सकते थे। तो देखो जो रस विमान अध्याय है इसमें 4 प्रभाव बताए गए हैं। रस का प्रभाव बताया गया है, द्रव्य, दोष और विकार का। तो क्योंकि इसका स्टार्ट रस प्रभाव से हुआ है तो इसलिए इसका नाम भी रस विमानम अध्याय रख दिया गया है। ठीक है। तो चरक संहिता के मतलब अगर विमान स्थान की बात की जाए तो उसमें टोटल 12 चीज़ें बताई गई हैं, है ना। मतलब दोष, औषध, देश, काल, बल, शरीर, आहार, सार, साथ में सत्व, प्रकृति और आयु, इनसे संबंधित मान बताया गया जिसमें से कि रस विमान में ये 4 चीज़ें बताई गई हैं। अब वीर और विपाक नहीं बताया गया तो वीर और विपाक किस में इंक्लूड किया जाए। तो देखो वीर को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं द्रव्य में और विपाक को इंक्लूड कर लेते हैं रस प्रभाव में। ठीक है। तो अब देखो रस के बारे में हम लोग देखेंगे कि रस क्या होता है, मतलब कितने होते हैं। तो रस जो होते हैं, अब रस क्या होता है, तो रसते आस्वादते इति रस, मतलब कि जो क्या करे आपकी जीवा का आस्वादन करे तो उसको रस कहते हैं। तो 6 होते हैं मेनली, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। तो देखो यहाँ पे इसी से आप याद कर लो कि मधुर, अम्ल, लवण जो है ये क्या करेगा, ये वात को कम करेगा और ये क्या करता है, कफ को बढ़ाता है। और कटु, तिक्त, कषाय में डिक्टो इसका उल्टा है। कटु, तिक्त, कषाय वात को बढ़ाता है, कफ को कम करता है। जबकि अगर आपको पित्त का देखना पड़ेगा तो पित्त का थोड़ा अलग है। उसमें मधुर, तिक्त और कषाय जो है वो पित्त का समन करते हैं और कटु, अम्ल और लवण जो होते हैं वो क्या करते हैं, पित्त का जनन करते हैं। पित्त मतलब क्या है कि जो कि है अग्नि, एनर्जी, है ना, और फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो देखो उसमें लवण है जो कि उष्ण होता है, आप पता लगा लोगे। अम्ल ये भी उसका जनन करेगा। आप कटु, तो कटु का मतलब लगता है आपको कि कड़वा, बट जो कटु इन द सेंस इन रियल इसकी मीनिंग होती है तीखा। क्योंकि जब आप इसका लक्षण पढ़ेंगे कटु रस का तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में कटु मतलब तीखा होता है और तिक्त का मतलब कड़वा होता है। तो तीखा चीज़ जब भी आप लेते हो तो नहीं लगता कान की बहुत तीखा खा लो तो कान के अंदर पूरा धुआं निकलने लगता है, आपके शरीर में पूरी गर्मी। तो मतलब क्या है कि वो एक उष्ण रस है, मतलब वो पित्त प्रधान रस है। ठीक है। तो कटु, अम्ल, लवण जो हो गए वो जनन करने वाले हो गए। तो उसके अलावा जो हो गए वो क्या करेंगे, वो उसका समन करेंगे। ठीक है। तो ये है। तो अब अगर आप इनका सम्यक प्रयोग करोगे इन रसों का, छहों का, तो ये क्या करते हैं, ये शरीर का यापन करते हैं। ठीक है। आयुर्वेद में बोला गया है कि आपको 6 रस युक्त आहार लेना चाहिए, है ना। तभी ये जो 6 रस हैं वो क्या करेंगे, आपकी बॉडी 5 महाभूतों से बनी हुई है। ठीक है। तो ये 6 रसों के थ्रू वो 5 महाभूत आपकी बॉडी में जाएंगे। इनमें से अगर कोई भी एक रस नहीं लेंगे तो ये हो सकता है कि बॉडी में उस रस की कमी हो जाए, महाभूत की कमी हो जाए। फिर उसके बाद मिथ्या प्रयोग क्या करोगे तो क्या करेगा, ऑब्वियस सी बात है दोषी तो प्रकोप करेगा। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं, या तो वात को बढ़ा रहे हैं या पित्त को बढ़ा रहे हैं। मतलब अब आपके यूज पे ही तो डिपेंड कर रहा है। अगर आप सही प्रयोग कर रहे हो तो वात, पित्त, कफ तीनों को सही अमाउंट में रखेंगे और अगर ये तीनों दोष सही अमाउंट में रहेंगे तो आपके शरीर में कोई रोग नहीं होगा। लेकिन अगर ये सही अमाउंट में नहीं रहे तो बस ये रोग जनन कर देंगे, है ना। फिर उसके बाद दोष का प्रभाव, तो दोष प्रकृति भूत रहेंगे तो क्या करेंगे, शरीर का उपकार करेंगे, भला करेंगे शरीर का। विकृति भूत रहेंगे तो क्या करेंगे, नानाविध विकार करेंगे। ठीक है। तो रस का दोष पर प्रभाव हम लोग देख चुके हैं।
फिर रस तथा दोष का भेद ऑन द बेसिस ऑफ संसर्ग और विकल्प। मतलब नॉर्मली तो ऐसे तो 6 होते हैं, लेकिन अगर आप टेस्ट करते हो जो भी फूड आपके घर में बनता है तो आपको सिर्फ मधुर, अम्ल, लवण ही तो नहीं ना, आपको तो अलग अलग टेस्ट मिलते हैं, है ना। और अगर दोष का ही देख लिया जाए तो है तो वात, पित्त, कफ ही, लेकिन इनके अगर भेद देखे जाएँ तो 63 हैं संसर्ग विकल्प के आधार पे। तो क्योंकि वहाँ पे क्या हो रहा है कि वो 6 चीज़ें मिल करके अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना रही हैं, तो इसलिए अगर आप संसर्ग और विकल्प के बेसिस पे देखो तो ये असंख्य भी हैं, है ना। तो ये भी है कि असंख्य भी हैं, 6 भी हैं। और अगर दोष की देखा जाए तो शारीरिक और मानसिक 2 दोष होते हैं, और अगर उसके अंदर जाएंगी तो शारीरिक दोष भी वात, पित्त, कफ है, मानसिक दोष भी क्या है, रज और तम है, 2 हैं, 2 मानसिक दोष हो गए, 3 शारीरिक दोष हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद है कि द्रव्य का प्रभाव। तो ये जो द्रव्य है, अब हम द्रव्य प्रभाव के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो द्रव्य का प्रभाव मेनली जो डिपेंड करता है वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, प्रकृति समसंवेद और विकृति विषम संवेद। तो जो आचार्य चरक थे उन्होंने केवल विकृति विषम संवेद के बारे में बताया है, जबकि चक्रपाणी ने दोनों बताया। तो वो मैं आगे बताऊंगी आपको कि क्यों चरक ने केवल विकृति ही बताई, ठीक है। तो विकृति विषम संवेद का मतलब ये है कि देखिए, अगर आप कोई भी 2 चीज़ मिलाते हो, ठीक है, तो उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है। देखो, तो जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें हमें नहीं पता रहता है कि उसमें क्या बनेगा, ठीक है। लाइक कि अगर आप एसिड और बेस को मिलाओगे तो वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, है ना। तो वो चीज़ है। तो ये आचार्य चरक ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप 4 चीज़ों को मिला करके कोई 5वीं चीज़ मतलब दूसरी चीज़ बना रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन 4 चीज़ों का, आपको जो भी द्रव्य मतलब जो भी गुण, रस, विपाक पता है आपको, तो आप सोचो कि अच्छा हमने सारी की सारी उष्णवीर वाली चीज़ें मिलाई हैं और सारी की सारी कटु तिक्त कसाए हैं, तो जो उससे बनेगी वो और ज़्यादा पित्तवर्धक होगी। ये हो सकता है मे बी, मगर वो उस प्रकृति समसंवेद को फॉलो करेंगी तो होगा, लेकिन अगर वो विकृति विषम संवेद को फॉलो करेंगी तो हो सकता है वो पित्तवर्धक ना होकर पित्त शामक निकल जाए। तो कुछ भी मतलब, तो ये 2 सिद्धांत आचार्य। तो अब देखो, जो प्रकृति समसंवेद को फॉलो करती हैं तो उसमें क्या है कि मतलब आप जो चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हो वही बनेगी, ठीक है। तो उसमें तो कोई चिंता की बात है नहीं, तो इसलिए आचार्य चरक ने उसको नहीं बताया। आचार्य चरक ने विकृति विषम संवेद को बताया कि जरूरी नहीं कि मतलब कुछ ऐसा भी हो सकता है आपके साथ कि आप जो प्रेडिक्ट कर रहे हो वो ना बन के कुछ और बने। तो इसलिए पहले जो भी द्रव्य आप मिला रहे हो, तो उससे जो भी चीज़ बना रहे हो, तो पहले उसका इफेक्ट देखो। ये नहीं कि अभी हमने 4 ये चीज़ें मिलाई हैं तो यही होगा करके पेशेंट को दे दिया, ऐसा मत करो, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये था। तो ऐसा क्यों होता है? तो पहला नानात्मक का नाम, क्योंकि तुम कोई भी औषधि बनाओगे, आयुर्वेद की कितनी भी सारी औषधियाँ देखो तो उसमें काफ़ी सारे कंटेंट होते हैं, 1-2 कंटेंट नहीं होते हैं। फिर परस्पर च उपधानाम, फिर जब उन सारे कंटेंट्स को तुम मिलाओगे तो उनमें कितने सारे, एक जो फ्रूट होता है उसमें कितने सारे केमिकल्स होते हैं। फिर तुम 4 फ्रूट्स को मिला रहे हो, फिर उन चारों के केमिकल्स, फिर वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उनकी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, ठीक है। अन्यश्च विकल्पनेर विकल्पिता नाम अवयव प्रभाव। तो वही है कि एक तो वो एक दूसरे में मिले, ठीक है, फिर उनके अवयवों के प्रभाव, मतलब उनके जो छोटे छोटे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स हैं उनके अलग अलग क्या प्रभाव होंगे। तो इसलिए विकृति विषम संवेद ये कहता है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम मधुर रस वाली 4 चीज़ें मिला रहे हो, मधुर रस, मधुर विपाक वाली, ठीक है, शीतवीर वाली, तो वो ब्रिंगण ही करें। ये हो सकता है कि वो ब्रिंगण ना भी करें अगर वो विकृति विषम संवेद पे चली गई तो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू चक्रपाणी, तो चक्रपाणी ने भी यही बोला है, जो ये तुम्हारा है विकृति विषम संवेद भी बताया उन्होंने, प्रकृति समसंवेद भी बताया। अगर एग्जाम्पल की बात करो तो एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे मधु और घृत को बोला जाता है कि सेम क्वांटिटी में नहीं मिला, उनको अलग अलग मतलब डिफरेंट क्वांटिटी में अगर मिलाओगे तो वो विष नहीं ऐसा करती हैं। बट ऐसा क्यों करती हैं हम नहीं जानते। जैसे एसिड बेस है तो दोनों के दोनों, अगर एसिड को भी तुम किसी के शरीर पे डालो तो वो उसको जला देगा, और अगर बेस को भी किसी पे डालो तो वो भी कोरोसिव नेचर है। लेकिन अगर जब 2 स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला दो तो वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं,
ठीक है, मतलब उस पर वो टॉक्सिसिटी नहीं रह जाती, मतलब दो टॉक्सिक चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल करके इनटॉक्सिक हो जा रही हैं, तो ये क्या है, विकृति विषम समवेत ही हुआ। जैसे स्थावर विष और जांगम विष को एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है तो दोनों विष हैं, ठीक है, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलके क्या वो विष नहीं रह पा रहे हैं, नहीं रह जा रहे हैं, तो ये विकृति विषम समवेत है। अगर प्रकृति समवेत को माना जाए तो दो विष को मिलाने पर एक और स्ट्रॉन्ग विष बनना चाहिए, है ना, लेकिन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे जब वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं तो उसके कंस्टिट्यूएंट अलग है, उसके कंस्टिट्यूएंट अलग है, फिर वो एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, उनके बीच में केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। तो एक तरह से आप नहीं समझ पा रहे हो कि केमिकल लेवल पे, एटम्स के लेवल पे क्या हो रहा है वहाँ पे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स के लेवल पे, वो चीज़ें आचार्य चरक ने यहाँ पे बताई थी। अब फिर प्रकृति समवेत देख लेते हैं, जो कि आचार्य चरक ने नहीं बताते क्योंकि वो प्रेडिक्टेबल है। तो रसा नाम दोषणाश्च प्रकृति अनुगुणो यो मिलिता नाम प्राकृतिक गुणान अनुमर्देन मेलको भवति, मतलब इसमें बोल रहा है कि रस दोष इनके जो गुण हैं, है ना, मतलब इनके प्रकृति के अनुगुण जब मिला रहे हो तो सेम तुम्हें मिल रहा है, तो वो क्या हो गया, प्रकृति समवेत हो गया। जैसे कि अगर तुम दूध है, दूध में अगर तुम चीनी मिला के किसी को दोगे तो हम जानते हैं कि वो ब्रिंगण करता है, ठीक है, तो वो मतलब वो प्रकृति समवेत को फॉलो किया, क्योंकि जो तुम्हारा शक्कर है वो भी मधुर रस है, वो ब्रिंगण करेगा। दूध भी सब जानते हैं कि जीवनी ब्रिंगणी होता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलके सेम इफेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो वो हो गया कि वो मोर न्यूट्रिटिंग हो गया, है ना, ठीक है। जैसे कि आप चित्रकादि मतलब चित्रकादिवटी के बारे में देख ले, उसमें जितनी भी सारी दीपन पाचन औषधियाँ ही हैं, पिपली मूल है, ठीक है, शुंठी है, ये सब चीज़ें हैं, और वो सारी मिल करके दीपन पाचन बहुत अच्छा करती है। चित्रकादिवटी के बारे में सब लोग जानते हैं, तो वो क्या हो गया, वो एक प्रकृति समवेत का उदाहरण है वो दवा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि अब आचार्य ने देखो द्रव्य प्रभाव तो बता दिया कि क्या है, कि मतलब द्रव्य प्रभाव दो सिद्धांत पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद है कि कुछ ऐसे आचार्य ने द्रव्य बताए कि जो कि आपको नियत अभ्यास करने चाहिए, क्योंकि वो में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते होंगे ह्यूमन की हेल्थ के लिए, उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। और कुछ ऐसे बताएं कि जो कि बेनिफिशियल तो हैं बट फॉर पर्टिकुलर टाइम, लेकिन अगर उनको तुम लंबे समय के लिए करोगे तो वो बेनिफिशियल नहीं है, तो वो हम लोग देखेंगे। तो सततम अभ्यस्यमान जो है वो घृत, तेल और मधु है। तो क्यों है? क्योंकि ये तीनों मिल करके एक पर्टिकुलर एक अलग अलग दोष को क्या कर रहे हैं, समन कर रहे हैं। तो अगर ये तीनों आप ले रहे हो तो आपके तीनों दोष क्या रहेंगे, पर्टिकुलर आपके बॉडी में सही मात्रा में रहेंगे। जैसे तेल है तो तेल वात का समन करता है, बहुत अच्छा। घृत पित्त का करता है, मधु कफ का करता है। अब तो वो किस गुण के कारण करता है, तो देखो इसका ये एक वो है ट्रिक है कि सुजीत का एमएमएस नहीं रुकता है। सुजीत, अब देखो तुम तेल घृत मधु ये याद कर लो, फिर सुजीत का एमएमएस नहीं रुकता है। बाकी वात पित्त कफ तुम्हें याद ही है। तो सुजीत यानी स्निग्ध, उष्ण, गुरु, तो इन तीनों गुणों से ये वात का समन करता है। मधुर मंद और शीत गुण से पित्त का, और रुकता है रुक्ष, तीक्ष्ण और कसाय गुण से किसका, कफ का, ठीक है। फिर अति वर्जनीय कौन है, तो पिपली, क्षार और लवण। तो पिपली के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसके गुण क्या क्या हैं। तो ये प्रयोग समसाद गुणयात है, मतलब कि अगर इसका तुम थोड़े समय के लिए प्रयोग करोगे तो ये तुम्हें लाभ पहुंचाएगी, लेकिन सतत अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब इसके गुण क्या हैं, तो देखो 410 GS मतलब कटु रस। देखो मधुर, अम्ल, लवण, कटु तो हो गया। फिर मधुर, अम्ल, कटु विपाक होता है, तो ये मधुर विपाक है। फिर ये अनुष्ण शीत इसका वीर्य है, और गुरु स्निग्ध GS, है ना। अब इसका अधिक प्रयोग होने पर होता क्या है, तो ये कफ को बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि ये गुरु और क्लिन्न कारक होती है। पित्त को क्यों बढ़ाती है? क्योंकि ये उष्ण होती है पिपली। वात का समन नहीं करती, क्यों? क्योंकि ये अल्प मात्रा में उष्ण और स्निग्ध होती है, अनुष्ण शीत थी ना, ठीक है। और ये दोष संचय अनुबद्ध है, मतलब कि अगर इसका प्रयोग तुम अधिक मात्रा में लंबे समय तक करोगे तो दोष का संचय करेगी। तो किसका किसका करेगी? कफ और पित्त का संचय करेगी ये। अब हम देखेंगे क्षार के बारे में। तो क्षार क्या है? उष्ण, तीक्ष्ण और लघु है,
ठीक है। तो ये क्या करती है, क्लेदयत्य आदो, मतलब पहले तुम्हारी बॉडी में जाएगी तो क्लेद उत्पन्न करेगी, ठीक है, मतलब वाटर का रिटेंशन करेगी, लेकिन बाद में तुम्हारे शरीर का शोषण कर लेगी, है ना। मतलब जो क्षार होता है वो क्या होता है, वो कोरोसिव इन नेचर होता है, तो वो बाद में तुम्हारे शरीर, तुम्हारे जो टिश्यूज़ हैं, ठीक है, उन जैसे कि बोला जाता है ना कि हमारी बॉडी का जो पीएच है वो थोड़ा सा मतलब एल्कलाइन वाटर पियो, ये सब चीज़ें, तो वो एल्कलाइन वाटर पी रहे हो तो एल्कलाइन पर्टिकुलर एक मात्रा तक ही सही है, ठीक है। अगर उसके ऊपर गया, मतलब ज़्यादा एल्कलिनिटी बढ़ी, तो वो कोरोसिव ही करेगा, तुम्हारे टिश्यू को क्या करेगा, कोरोड करेगा, है ना। क्योंकि देखो जैसे NaOH है वो तुम्हारी बॉडी में गया तो वो Na+ और OH- में टूटेगा, फिर जो OH- है वो क्या करेगा, तुम्हारी बॉडी के वाटर के साथ क्या करेगा, ठीक है, फिर उनके साथ वो वाटर के साथ फिर रिएक्ट करेगा, और फिर उसके बाद है तुम्हारा क्या करता है, क्षार। अब अगर आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो ये उष्ण तीक्ष्ण लघु गुण है, तो जो उष्ण तीक्ष्ण गुण है वो क्या करेगा, पाचन ही करेगा, दहन ही करेगा और भेदन ही करेगा, ठीक है। फिर अधिक प्रयोग होने पे क्या करेगा, अधिक प्रयोग होने पे ये तुम्हारे केस को, ठीक है, अक्षी यानी आँखों को, ठीक है, हृदय को और तुम्हारे पुंसत्व को, उनको क्या करेगा, उपघात करोगा। तो जब इनका उपघात करेगा तो अगर तुम इसको जो पीपल लंबे टाइम तक क्षार का यूज़ कर रहे होंगे तो उनमें अब केस को करेगा तो क्या करेगा, खालित्य पालित्य करेगा, और अगर आँखों को करेगा तो अंधता करेगा, हृदय को करेगा तो हृदय में परिकर्तिका से ग्रसित कर देगा, ठीक है, पुंसत्व को करेगा तो क्या करेगा, सांडता करेगा। अब आचार्य ने बोला कि प्राच्य और चीन देशवासी जो थे वो उक्त रोगों से आक्रांत होते थे, क्यों, क्योंकि मे भी वो लोग ये ज़्यादा यूज़ करते होंगे। अब लवण, तो लवण भी क्या होता है, उष्ण और तीक्ष्ण होता है, और ये अति गुरु और अनति स्निग्ध होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, तो ये आपात भद्रा होता है, ठीक है, मतलब ये भी आप थोड़े टाइम तक यूज़ करोगे तो ये भी लाभदायक होता है। ये भी क्या होता है, उपक्लेदी होता है। ऑब्वियस सी बात है, आप लवण ज़्यादा लोगे तो वो क्या करेगा, वो वाटर का रिटेंशन करेगा आपकी बॉडी में। विसृंसन भी होता है ना, क्योंकि नॉर्मली जो भी मतलब आपके लैक्सेटिव्स होते हैं तो उसमें एक जो लैक्सेटिव का एक टाइप होता है जो कि ऑस्मोलरिटी की बेसिस पे भी काम करता है। मतलब वो क्या करता है कि आपकी बॉडी में जाता है और फिर आपकी बॉडी में जो वाटर होता है, ठीक है, उसको रिटेन करता है आपके इंटेस्टाइन में। तो जब वो इंटेस्टाइन में रिटेन करता है तो वो एक बल्क फॉर्म होता है, और बल्क फॉर्म होने की वजह से वो जो आपका स्टूल है वो इजीली नीचे पास हो जाता है ना, ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि कोई भी चीज़ भारी है तो वो नीचे जाएगी, ठीक है। तो वो मतलब क्या किया कि अगर आपके फूड में मतलब वो आपने दवा ली तो उसमें साल्ट ज़्यादा था, तो उसने क्या किया, उसने और वाटर रिटेन किया वहाँ पे जो आपका इंटेस्टाइन था। अब इंटेस्टाइन में जो वो खाना था जो अभी इतना था वो फूल के इतना हो गया, फिर वो नीचे आराम से चला जाएगा, पास आउट हो जाएगा। तो वही कि विसंसन समर्थन है। फिर अन्य द्रव रुचिकरम, तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि अगर खाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे तीखा हो जाए या कुछ भी हो जाए चल जाएगा, लेकिन अगर नमक नहीं है तुम नहीं खा सकते, है ना। तो जो लवण होता है वो टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अब इसका यूज़ किस में करोगे, तो देखो रोचन में करोगे ही तुम, क्योंकि अन्य द्रव रुचिकरम है। पाचन में करोगे ही, है ना, क्योंकि उष्ण तीक्ष्ण है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, पाचन करेगा। क्लेदन में तुम करोगे ही यूज़, क्योंकि ये वाटर रिटेंशन करेगा। विसरण समर्थ, तो विसर्जन में भी तुम यूज़ करोगे, ठीक है। ये भी दो संचय अनुबद्धा है ना। और मांस को क्या करता है, शिथिल मांस शोणित अपरिक्लेश, है ना, मांस को, शोणित को, सबको शिथिल कर देता है। अगर आप साल्ट ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो वो क्या करेगा, वो आपके शरीर में जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो है वो क्या करेगा कि वाटर का रिटेंशन करेगा। अब उसकी वजह से आपकी जो भी मसल्स वगैरह होती हैं उसमें भी रिटेंशन हो सकता है वाटर का, तो वो क्या हो जाएंगी, वो और ज़्यादा शिथिल हो जाएंगी। वो जो बंदा है, मतलब आपको दिखेगा कि उसकी बॉडी पूरी सूजी सूजी सी है ना। तो इसकी वजह से मांसपेशियाँ ऑब्वियस सी बातें शिथिल रहेंगी। तो अब डिजीज़ कौन कौन सी होंगी, तो खालित्य, पालित्य, इंद्रलुप्त, अकाल वलय होगा। अब ये कौन से लोग हैं जो ज़्यादा नमक यूज़ करते हैं, तो देखो
S3V मतलब सौराष्ट्र, सिंधु, सौवेरिक और बवाल्मिक देश के लोग, ये लोग क्या करते हैं, दूध में भी नमक मिला के खाते हैं, ऐसा आचार्य ने बोला गया है। तो अब देखो ये जो है अति वर्जनीय है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अब जो लोग जिस चीज़ को लंबे टाइम से यूज़ कर रहे हैं तो वो उनको साथ में हो जाती है, तो अगर वो उसको छोड़ दें अचानक से, है ना, तो वो उनको क्या करेगी, दिक्कत करेगी, ठीक है। क्योंकि विड्रॉल सिंड्रोम्स आप लोग जानती हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ बहुत दिन से खा रहे हो और अचानक से आप छोड़ो तो ऑब्वियस सी बात है आपकी बॉडी विल मतलब वो रिएक्ट करेगी। तो इसीलिए आचार्य ने बोला है कि क्रमेण अपगमनम श्रेय, क्योंकि देखो छोड़ना तो है, क्योंकि ये अच्छी चीज़ तो है नहीं, आपको पता है। तो जब आप जान गए हो कि अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन अब मैं बहुत दिन से खा रहा हूँ, अब आदत है, अचानक से नहीं छोड़ रहा हूँ, तो धीरे धीरे छोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये क्रमेण अपगमनम श्रेयम की बात आ ही गई तो यहाँ पे आचार्य ने फिर सात्म्य के बारे में बता दिया कि सात्म्य होता क्या है। तो सात्म्यम नाम यद आत्मन्य उपसिते, मतलब कि सात्म्य किसको कहते हैं, जो आत्म मतलब आपके लिए क्या हो, उपसेते मतलब उपसय यानी लाभ कर हो, ठीक है। तो साथ में अर्थो ही उपसय अर्थ, मतलब साथ में क्या है, जो उपसय है। उपसय आपको पता है कि ऐसे औषध आहार विहार जो कि क्या करें, आपको सुख का अनुबंध दे, वही उपसय थे, ये हमने पढ़ा है। अब त्रिविध साध्य होते हैं, तो प्रवर साध्य में यानी जिसको 6 रस साथ में, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार क्या होता है कि अगर आप 6 रस ले रहे हो तो 5 धातुएं आपके शरीर में पहुंच रही हैं, और हमारा शरीर क्या है, पंचमहाभूतात्मक है, तो 5 भूत हमें मिल रहे होंगे। मध्यम मतलब क्या कि 2 से 5 रस साथ में हो गया। अवर यानी जो एक वाला जो होता है वो अवर है, प्रवर 6 है, तो उसके बीच का 2 से 5। फिर सप्तविध साथ में, तो सप्तविध साथ में क्या है कि तुम एक रस अगर ले रहे हो तो वो 6 साथ में हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद 7वां कौन सा हो गया कि जो 6 रस ले रहा है। फिर चतुर्विध साथ में, ये यहाँ पे नहीं बताया गया है, ये चरक सूत्र 6 में बताया गया है, जहाँ पे ऋतु जड़ा का वर्णन किया गया है कि ऋतु साथ में मतलब अलग अलग ऋतु में आपको क्या आहार और विहार साथ में, वो वहाँ पे उन्होंने बताया। ओक साथ में भी वहीं पे बताया है, ठीक है। देश साथ में का भी वहीं पे वर्णन किया। देश साथ में मतलब आप किस देश के हो, आप जंगल के हो या अनूप के हो, तो उस अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको क्या साथ में है, ठीक है। जैसे कि अगर जंगल देश का है तो जंगल देश में जो होता है वहाँ के लोगों को घी ज़्यादा मतलब खाते हैं, क्योंकि वहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा होती है, तो आपके शरीर में भी रुक्षता ज़्यादा होगी, तो उस रुक्षता को आपको टैप अप करना है, तो आप अगर घी ज़्यादा नहीं लोगे तो नहीं चल पाएगा। वहीं अगर अनूप देश की बात करें तो वहाँ पे कफ की प्रधानता है, तो वहाँ पे घृत दे दोगे तो उस बंदे को तो और दिक्कत हो जाएगी, है ना। वहाँ पे बल्कि ये इडली डोसा ऐसी चीज़ें ली जाती हैं जो कि क्या है, मतलब इजी टू डाइजेस्ट होती हैं, और एक तरह से वो पित्त प्रधान है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे कफ की प्रधानता है, वहाँ पे मंदाग्नि है, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें लोगे जो कि इजी टू डाइजेस्ट भी हों प्लस वो अग्नि को भी बढ़ाएं। अब अगर आप किसी चीज़ का, जैसे कि आसवरिष्ठ ही देख लो, तो वो कैसे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं सड़ा करके, है ना, फर्मेंटेशन से, ठीक है। तो उनकी वो क्या करते हैं, वो अग्नि को बढ़ाते हैं आसवरिष्ठ। तो सेम वैसे वहाँ पे इडली डोसा सांभर बनता है, जो कि क्या करता है, फर्मेंट करके बनाया जाता है। तो उससे क्या होता है कि वहाँ पे जो बैक्टीरिया है उसको अगर मॉडर्न के अनुसार देखा जाए तो वो उसको फर्मेंट कर देते हैं, उसके स्टार्च को मतलब स्टार्च प्रोटीन सबको तोड़ देते हैं वो खुद ही से। तो जब वो खुद ही से टूट गया है सिंपलर फॉर्म में, तो उसको आपको पचाने में आसानी होगी। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि आयुर्वेद में कि जो हम जब उसका फर्मेंट करते हैं, ठीक है, तो उसमें अग्नि की मात्रा बढ़ती है ना, और वो लघु हो जाता है। तो इसलिए जो साउथ इंडियन लोग होते हैं वो वहाँ पे इडली डोसा सांभर खाने का उनका ये वजह है, क्योंकि वहाँ पे कफ प्रधान देश है, वहाँ पे अग्नि पहले ही पर्सन की मांद होती है, तो हम उसे हैवी चीज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। देश साथ में का मतलब क्या हो गया, ओक साथ में का मतलब ऐसा है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आदमी को नहीं लेनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो क्योंकि हमेशा से उसको ले रहा है बचपन से ही, तो वो उसको साथ में हो गई हैं। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको शराब पीने से कुछ नहीं होता है, वो डेली पीते हैं, उनको साथ में हो गया है। और कुछ लोग होते हैं जो कि शराब पीने से उनका लिवर डैमेज हो जाता है। आज तक अभी तक ये थ्योरी मतलब प्रूफ नहीं हो पाई है कि लिवर जो अल्कोहल पीने से लिवर ख़राब होता है। कुछ लोगों के नहीं भी होते हैं, पूरी ज़िंदगी पीते हैं,
फिर उसके बाद रोग साथ में, रोग साथ में का मतलब कि आपको जो डिजीज़ है तो उसमें उस टाइम पे आपको क्या खाना चाहिए। जैसे अगर ज्वर है तो ज्वर में आपको लघु आहार खाना चाहिए, है ना। अब जैसे किसी को रक्तपित्त हुआ है तो रक्तपित्त में आप उसको क्या चीज़ें दोगे, उसको आप जो भी पित्तवर्धक चीज़ें हैं वो उसको बिल्कुल भी नहीं दोगे। जो पित्त सामक है जैसे मधुर तिक्त कसाय रस दे सकते हो, शीत वीर्य चीज़ दे सकते हो, तो ऐसी चीज़ें आप दोगे, है ना। तो वो उसका क्या हो गया, वो उसका रोग साथ में हो गया। अब देखो पिपली और लवण में कुछ चीज़ें जो हैं एक जैसी हैं और वो कन्फ्यूजिंग हैं, तो एग्ज़ाम में आपको ये क्या कर सकती हैं, एक तरह से प्रेशर क्रिएट कर सकती है। तो वो चीज़ें मैंने अलग लिख के रख दी हैं। जैसे कि पिपली फॉर प, तो इसमें प्रक्लेदी यूज़ किया गया है वर्ड, लवण का उपक्लेदी यूज़ किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद इसको पिपली को स्त्रीलिंग यूज़ किया गया कि पिपली स्त्रीलिंग होती है तो आपात भद्रा बोला गया। इसका आपात भद्रम मतलब एक ही है कि थोड़े टाइम के लिए यूज़ करोगे तो वो आपके लिए लाभकारी है, ठीक है। दो संचय अनुबद्धा इसको बोला गया, इसको अनुबंधम, वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग। फिर ये न अत्यर्थ स्निग्ध उष्ण है ना, क्योंकि पिपली का जो वो था वीर्य था अनुष्ण शीत था। ये क्या है, न अति गुरु और स्निग्ध है, ठीक है। तो गाइज ये वीडियो ख़त्म होता है। अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे अष्ट आहार विधि विशेष आयतन देखेंगे और आहार विधि के बारे में देखेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद आए सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। और आपको इसकी जो नोट्स चाहिए अगर आपको, तो वो मैं टेलीग्राम पे मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, उसका लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।